13 नवंबर की रात बेगूसराय के घर में एक बुजुर्ग दंपति सो रहे होते हैं, तभी उनको अपने बहू के कमरे में से आवाज़ आती है। जब वो बहू के कमरे में झांकने की कोशिश करते हैं तो झांकते हैं, देखते हैं उनकी बहू जो होती है गैर मर्द के साथ आपत्तिजनक हालत में है। वो तुरंत दरवाजे पर ताला लगा देते हैं और अपने बेटे को सूचना देते हैं। बेटा आता है। आने के बाद जब ताला खोलता है तो अपनी पत्नी से पूछता है कि ये बताओ, हमारे 5 साल हमारी शादी हो चुके हैं, तुमने ऐसा क्यों किया? तो उसकी पत्नी बताती है कि ये 5 साल पहले से चल रहा है और आगे भी इसे चलता रहेगा। जब ये बात वो युवक से पूछता है तो वो भी यही जवाब देता है। उस टाइम तो वो युवक को जाने देता है वहाँ से, अपनी पत्नी से कुछ नहीं बोलता है। जैसे ही सुबह होती है, वो गांव की पंचायत इकट्ठा करता है और बताता है कि ऐसे ऐसे मेरे घर में हो रहा है, मैं इसके साथ अब नहीं रहूँगा। पंचायत भी कहती है कि सोच लो समझ लो, तो कहता है नहीं, मुझे इसके साथ नहीं रहना है, मैं अपनी दोनों बेटी के साथ अपनी ज़िंदगी काट लूँगा, इन दोनों की आप शादी करवा दीजिए। जब पति को कोई दिक्कत नहीं होती है, दोनों राजी होते हैं, तो पंचायत भरी पंचायत में ही उन दोनों की शादी हो जाती है। जब ये बात पूरी सोशल मीडिया पर फैलती है तो लोग भी कहते हैं इतना कुछ होने के बाद कोई क्राइम नहीं हुआ। ये बात तो यहीं ख़त्म हो जाती है। जो मैं आपको कहानी सुनाऊंगा, उस कहानी को जब आप सुनेंगे तो सोचेंगे कि यहाँ इतना कुछ हो गया, उसके बाद भी कोई जुर्म नहीं हुआ। और जो कहानी मैं सुना रहा हूँ उसमें कुछ भी नहीं होता है और वहाँ 3-3 कत्ल हो जाते हैं। राम राम, आदाब, सत श्री अकाल। ये सच्ची घटना राजस्थान के जयपुर की है। जयपुर में 19 नवंबर को एक व्यक्ति पुलिस के पास फ़ोन करता है, कहता है साहब हमारे घर में से बदबू आ रही है, आप आ जाइए। पुलिस मौके पहुंचती है और देखती है कि वाकई में बहुत तेज़ बदबू आ रही होती है। पुलिस घर का ताला तोड़ती है, देखती है घर के अंदर 2 कमरे हैं। जब वो एक कमरे का ताला तोड़ के अंदर घुसती है तो देखते ही वहाँ के जो आम जनता होती है उनके होश उड़ जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ दो लाशें पड़ी हैं, एक महिला और एक बच्ची की। पूरे कमरे में खून है फैला हुआ है। फिर पुलिस बगल के कमरे में देखती है, उसमें भी ताला लगा होता है। अब पुलिस उस दरवाजे का भी ताला तोड़ती है। जब पुलिस अंदर देखती है तो वहाँ भी एक बच्चे की लाश पड़ी होती है और उसी तरीके से खून फैला होता है। अब पुलिस उनके बारे में कुछ पता करने की कोशिश करती है तो वहीं के कुछ पड़ोसी बताते हैं कि ये यहाँ कब किराए पर रहते थे, इनका जो मूल निवास है वो उत्तर प्रदेश के फतेहपुर का है। पुलिस इनका नाम पता करती है तो पता चलता है इसमें से एक 35 वर्षीय किरण, उसकी 11 साल की बेटी प्रिया और 8 साल की बेटी रिया है। पुलिस पूछती है कि ये यहाँ अकेले रहते थे, इनके साथ कोई रहता नहीं था? तो बताते हैं इनका पति है, इन बच्चों का बाप है अमित यादव, वो भी इनके साथ रहता था। पुलिस पूछती है वो है कहाँ, तो पता चलता नहीं है। फिर पुलिस उसका नंबर लेके फ़ोन करती है तो उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ होता है। अब पुलिस लाशों को कब्जे में लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आता है कि इनके ऊपर एक ही बार हुआ है और एक ही बार में इनकी मौत हो गई थी। अब पुलिस अमित के नंबर को सर्विलांस से लगा देती है और उसकी तलाश में जुड़ जाती है। 20 नवंबर की दोपहर में अमित का फ़ोन खुलता है और पुलिस को उसकी लोकेशन मिल जाती है, कनकपुर रेलवे स्टेशन। पुलिस बिना देरी के कनकपुर रेलवे स्टेशन पहुंचती है और अमित को दबोचती है और पूछती है कि तुम्हारे बच्चे कहाँ हैं। तो बिना डरे बिना सोचे सीधा जवाब देता है कि मैंने उनको मार के सुला दिया है, वो आराम से घर पे सो रहे हैं और मैं यहाँ के बैठ गया हूँ। जब इसी अमित ने ये बात बोली तो पुलिस को लगा कि शायद इसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। इसको थाने ले गए और थाने में इत्मीनान से इससे पूछा कि तुमने ऐसा किया क्यों। तो बताता है कि साहब मैं जयपुर में ही एक अगरबत्ती की फैक्ट्री में काम करता हूँ और खर्चा ज़्यादा था, कमाई कम थी, तो उस पर 2 लाख का कर्जा हो गया। इसी बीच मैंने अपनी साली की शादी तय कर दी, पर मेरी साली की शादी को लेकर मेरी बीवी बहुत नाराज़ थी, खफा थी और मुझसे डेली झगड़ा करती थी। मैंने झगड़े को शांत करने की बहुत कोशिश करी पर वो मानी नहीं। फिर एक दिन गुस्से में मैंने फावड़े का बेट लेकर सर मार दिया था और बेहोश हो गई थी। और मेरे मन में उसी दिन आ गया था कि मैं इसका काम खत्म कर दूँ, काम कर दूँ, पर ऐसे करूँ कि किसी को पता नहीं चले। फिर 17 नवंबर को ये हथौड़ा लाया बड़ा सा और घर में रख लिया और आधी रात को उठा और जब पत्नी कमरे में घुसा तो देखा कि इसकी पत्नी और बड़ी बेटी दोनों अलग अलग खाट पे लेटी हैं। इसने पूरी ताकत से उस हथौड़े का वार अपनी पत्नी के सर पर करा। पत्नी एक पत्नी एक ही बार में ख़त्म हो गई, उसकी मौत हो गई और उसकी आवाज़ भी नहीं आई। बगल में जो बेटी लेटी थी उस तक को भनक नहीं लगी कि उसकी माँ का कत्ल हो चुका। फिर उसने दूसरा वार अपनी बड़ी बेटी के प्रिया के ऊपर किया, सर पे किया, उसकी भी एक ही बार में मौत हो गई। उसके बाद वो अपनी छोटी बेटी रिया को उठा के दूसरे कमरे में लेकर आ जाता है और वहाँ उसके साथ सो जाता है। जब वो सुबह उठता है तो अपनी बेटी को नहलाता है, धुलाता है, उसे कहता है बेटे चलो बाहर कहीं घूमने चलते हैं, कुछ खाएंगे पियेंगे। बेटी भी छोटी थी, कहती ठीक है पापा चलते हैं। वो चले जाते हैं, पूरा दिन घूमते फिरते हैं, खाते पीते हैं, उसको जो पसंद होता दिलवाता है। फिर बेटी कहती है मुझे भूख लग रही है, तो फिर बच्चे होटल में खाना खाता है और खिलाता है उसको उसकी पसंद का। शाम को घर आ जाता है और फिर सो जाते हैं।
आधी रात को उसकी आँख खुलती है, सोचता है कि मैंने 2 मर्डर कर दिए हैं, जेल तो मेरे को जाना ही जा पड़ेगा, पर मेरे जेल जाने के बाद मेरी छोटी बेटी को देखभाल कौन करेगा, परवरिश कौन करेगा। और इसी सोच में ही वो अपनी छोटी बेटी के सिर पे भी उसी हथौड़े से वार कर देता है और उसकी मौत हो जाती है। सुबह उठता है, घर में ताला लगाता है और जाके वहाँ से निकल जाता है, फ़ोन बंद कर लेता है। फिर 20 तारीख को वो फ़ोन ऑन करता है। पुलिस जब इतना सुनती है, उसके बयान लेती है, दर्ज करती है और उसको कोर्ट में पेश करके जेल भेज देती है। अब ये आप ये सोचिए कि बेगूसराय में इतना कुछ होने के बाद भी कोई क्राइम नहीं हुआ, सब शांति से ख़त्म हो गया और वो अलग हो गए, वो अपने बच्चे लेके अलग हो गया, कोई परेशानी ना कोई जुर्म, और यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ और 3 कत्ल हो गए। अब हम ही चाहता तो कर्जा सिर्फ 2 लाख का था, धीरे धीरे करके इंतजाम हो जाता, उसको 3 कत्ल करने की ज़रूरत नहीं थी। ज़्यादा दिक्कत थी तो अलग हो जाता। आपकी इस कहानी में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, एक लाइक कर दिया करें। जय श्री राम, वंदे मातरम, जय हिंद।